दोस्तों नमस्कार। वाइब्रेंट गुजरात यह एक ऐसा शब्द है जो गुजरात मॉडल के जरिए इस समूचे देश में छा गया और उसने बतलाया कि दरअसल वाइब्रेंट गुजरात का मतलब होता क्या है और गुजरात मॉडल क्यों समूचे देश को चाहिए। लेकिन बीते 20 बरस में जब हर बरस वाइब्रेंट गुजरात मनाया जाता रहा तो उसमें बहुत सारी ऐसी मौजूदगी रही जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात को जन्म दिया था। लेकिन आज की तारीख में देखिए तो वाइब्रेंट गुजरात को जन्म देने वाले या जिस सोच के जरिए वाइब्रेंट गुजरात निकल कर आया उनकी मौजूदगी आज गुजरात के अहमदाबाद शहर में वाइब्रेंट गुजरात के उत्सव में नहीं थी। प्रधानमंत्री दिल्ली से गुजरात यानी अहमदाबाद पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात 2003 28 सितंबर यह तब सोचा और शुरुआत की गई जब एक बरस पहले गुजरात की पहचान दंगों से हो रही थी और उससे पहले 6 महीने पहले पहचान भुज में आए भूकंप को लेकर हो रही थी। लेकिन गुजरात दंगों ने समूची दुनिया को भीतर से हिला दिया और भारत के भीतर भी यह बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री तब की अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात जाकर उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राजधर्म क्या होता है यह बताना पड़ गया। लेकिन 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ तो यह सोचकर हुआ कि अब दुनिया भर से गुजरात में इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोला जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को देखेगी और धीरे धीरे लोग गुजरात दंगों को भूलते चले गए। लेकिन एक सवाल यह है कि जब वाइब्रेंट गुजरात का जन्म हो रहा था उस वक्त जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उसमें एक शख्स गौतम अडानी भी थे, दूसरे शख्स विभव उपाध्याय भी थे, तीसरे शख्स कैलाश नाथन भी थे, चौथे शख्स खुद प्रधानमंत्री जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे वह भी मौजूद थे और इसके अलावे तकरीबन 4 और अधिकारियों की मौजूदगी थी। और इसको माना यही गया कि दरअसल ये पूरा का पूरा दिमाग वाइब्रेंट गुजरात के पीछे गौतम अडानी का था। हालांकि चर्चा निकली और निकलती चली गई, लेकिन 20 बरस के बाद की राजनीति क्या गौतम अडानी का नाम लेने भर से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी डामाडोल होने लगती है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि गौतम अडानी आज वाइब्रेंट गुजरात में नहीं थे। उनके बेटे करण जरूर मौजूद थे लेकिन वह खुद नहीं थे। और खास तौर से हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद और जिस तरीके से राहुल गांधी ने राजनीतिक एजेंडे के तौर पर या राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस मामले को कॉरपोरेट नेक्सस सत्ता और अडानी का साथ और अपने दोस्तों के साथ इस देश की तमाम संपत्तियों को जो दे दिया गया उसको लेकर राहुल गांधी ने जहां जहां जिक्र किया, जो अब भी करते हैं, एक दिन पहले भी किया और उससे पहले भी लगातार करते चले गए। और पार्लियामेंट में भी जब उन्होंने यह सवाल उठाया कि अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते है क्या, तो उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी करते हैं। लेकिन आज जिक्र दूसरा है। क्या वाकई राजनीतिक तौर पर अडानी का मुद्दा इतना इस देश में बड़ा हो चला है कि 2024 में अगर सत्ता पलट गई तो फिर अडानी का साम्राज्य ढह कर गिर जाएगा, या फिर अडानी का साम्राज्य इतना फैल चुका है कि कोई भी सत्ता आए उसे गिरा नहीं सकती है? लेकिन एक बात तो तय है कि दरअसल फरवरी के बाद से और राहुल गांधी ने जब से मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरपोरेट सत्ता के नेक्सस को, शेयर बाजार के भीतर मिसकैलकुलेशन या अपने मुनाफे को बनाने कमाने के तौर तरीके को लेकर जो भी आवाज उठी, प्रधानमंत्री ने खामोशी बरत ली। और खामोशी ही नहीं बरती बल्कि उसके बाद किसी मंच पर, किसी जगह पर फरवरी के बाद से अडानी और मोदी एक साथ नजर नहीं आए। जबकि इससे पहले हमारे पीछे जो तस्वीर है यह एक वक्त के वाइब्रेंट गुजरात के भीतर बैठे हुए एक समारोह की ही तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और अडानी की मौजूदगी है। लेकिन आपने फरवरी के बाद से यह मौजूदगी नहीं देखी होगी। तो क्या राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री घबराते हैं कि अगर साथ दिख गए तो यह मुद्दा
ऐसा तूल पकड़ेगा कि सब कुछ ढह जाएगा और राजनीति की जमीन उनकी खिसक जाएगी। और दूसरी तरफ अडानी का साम्राज्य सत्ता पलटने के बाद बचेगा या नहीं बचेगा, यह भी सवाल है। लेकिन इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं और उनके पास जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों को लेकर जब आप एक पूरी पोटली बनाइएगा, उससे ज्यादा विस्तार के साथ अडानी की कंपनियां इस देश में काम करती है। यानी किसी भी फील्ड का जिक्र कर लीजिए, हर जगह आपको अडानीज की कंपनी मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? और पहली बार जब अडानीज का इंटरव्यू छपा इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी से आपकी निकटता क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर उस वक्त कहा था कि दरअसल ये मुख्यमंत्री जब नहीं बने थे और जिस बात का जिक्र होता है कि मुंद्रा पोर्ट हमको दे दिया गया, उससे भी कई बरसों बरस पहले हमारे साथ उनकी निकटता थी, तो इस दिशा में ना जाइए। अब सवाल अब के वाइब्रेंट गुजरात का है। जिस वाइब्रेंट गुजरात के भीतर आज प्रधानमंत्री ने जो कहा, हम उससे अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे। इस तस्वीर को पार्लियामेंट के भीतर भी दिखाया गया और इस तस्वीर में जो बैठे हुए शख्स हैं उसमें एक विभव उपाध्याय हैं तो दूसरे गौतम अडानी हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। इन तीनों की मौजूदगी 2003 में वाइब्रेंट गुजरात के साथ खड़ी हुई थी, जहां पर इस को जन्म दिया गया कि किस रूप में इसको क्रिएट करना है। तो यह तस्वीर एक क्षण के लिए देखिए। जाहिर है यह तस्वीर निकटता का प्रतीक है, लेकिन मौजूदा वक्त में विभव उपाध्याय हो या गौतम अडानी हो, दोनों को आप प्रधानमंत्री के निकट कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि गौतम अडानी तो राजनीतिक तौर पर मुद्दा बन चुके हैं और अंदरूनी मुद्दा दूसरे शख्स के साथ क्या है ये वही जाने। लेकिन बावजूद इसके जब इतिहास राजनीति के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो आज प्रधानमंत्री को भी उस दौर के वाइब्रेंट गुजरात की याद कैसे आई, हमें लगता है आज आपको इसे भी सुनना चाहिए। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। सिर्फ प्रधानमंत्री ही क्यों, गौतम अडानी भी इतने ही भावुक होंगे इस वाइब्रेंट गुजरात को लेकर। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर अडानी और मोदी के करीबी इस देश में राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है, हर मुद्दे के साथ अडानी का नाम जुड़ चुका है, चाहे एफसीआई के गोडाउन्स का जिक्र हो, चाहे इस देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर 3 कानून जो सरकार लेकर आई उस दौर में लगते हुए नारों को याद कीजिए। और सही बात तो यह है कि जब हमने इस बात का जिक्र किया कि इस देश में सरकार की जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हैं, उससे ज्यादा विभागों को अडानी संभाल रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है और उनका साम्राज्य कितना बड़ा हो सकता है। और क्या वाकई राहुल गांधी के पास कोई ऐसा विजन है जिसके बाद सत्ता में आने के बाद वो तय कर सकें कि इस देश में हर क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी एक कॉरपोरेट के हाथ में है, तो क्या
सबका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए, यानी सब सरकार अपने हाथ में ले ले, जैसे एक वक्त बैंकों को लेकर, माइंस को लेकर इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन का ऐलान कर दिया था? क्या वाकई ऐसी स्थिति 2024 में आ सकती है, या यह डर है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक क्षण के लिए जरा समझने की कोशिश कीजिए, निजीकरण और कॉरपोरेट में स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, राहुल गांधी इसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन जब आप उस पूरे साम्राज्य के भीतर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा यह साम्राज्य है और इस साम्राज्य को कैसे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के दौर में ही खड़ा किया गया, तब यह सवाल बड़ा हो जाएगा कि आने वाले वक्त में कौन बड़ा कदम इस देश के भीतर में उठाएगा इस देश के लिए। हमें लगता है कि सवाल सिर्फ पोर्ट किंग के तौर पर गौतम अडानी की पहचान नहीं है। इस देश के 13 पोर्ट और टर्मिनल्स, जिसमें केरल में 1, तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश में 2, उड़ीसा में 1, पश्चिम बंगाल में 1, महाराष्ट्र में 1, गुजरात में 4, यानी 13 पोर्ट्स जो हैं, बंदरगाह जो हैं, और खास तौर से जो टर्मिनल्स हैं, वह गौतम अडानी उसके मालिक हैं। इस देश के 6 एयरपोर्ट के मालिक गौतम अडानी हैं। इस देश के भीतर में एनर्जी के सेक्टर में अगर आप चले जाते हैं तो ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल पावर, नेचुरल रिसोर्सेस, सभी कुछ इस दौर में अडानी के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, डिफेंस का क्षेत्र हो, एरोस्पेस का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का भी क्षेत्र हो, और उसमें फ्रूट्स का क्षेत्र हो, उसमें वेयर हाउस का क्षेत्र हो, उसमें एडिबल ऑयल यानी खाने वाले तेल का जिक्र हो, वह कंपनियां भी अडानी के पास है। नेचुरल रिसोर्स का दोहन माइंस के जरिए कैसे होता है, उस दिशा में भी अडानी बढ़ चुके हैं। जो सड़क है, जो मेट्रो है, जो रेल है, उस दिशा में भी अडानी के पास कंपनियां काम कर रही हैं। यहां तक कि पानी यानी न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इस दौर में अडानी के जरिए लगाया गया है। मसला इतना बड़ा नहीं है, मसला है कि इस देश के भीतर में आपके जहन में जो भी मंत्रालय आता है, उस मंत्रालय के तहत इस डिपार्टमेंट को अगर समझिए, जो अडानी के साम्राज्य का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं और मौजूदा सत्ता क्यों घबराती और कतराती है कि इस दौर में अडानी के साथ कोई तस्वीर ना आ जाए, साथ दिखाई ना दे, यानी वही शख्स जो 2013 में अडानी के चार्टर्ड के साथ घूम रहा था और इस देश को कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का एक नया पाठ पढ़ाया जा रहा था, तो फिर अब दूरी क्यों है? और क्या मना कर दिया गया है? जो जानकारी आती है उसमें जो शख्स विभव उपाध्याय निकल कर आते हैं, वो दबी जुबान में जरूर कहते हैं, हां, मना किया गया है, आपको नहीं मिलना है, आपको अगल बगल भी नहीं फटकना है। अडानी से मुलाकात क्या फरवरी के बाद नहीं हुई होगी, लेकिन वो अंधेरे की मुलाकात होगी, उजियारे में नहीं हुई होगी। यानी पब्लिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अडानी पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, जिसका खुला आरोप पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक में विपक्ष लगातार लगाता है। लेकिन अडानी के साथ पब्लिक में दिखाई भी नहीं देना है, यह भी वाइब्रेंट गुजरात से अब खुले तौर पर उभर गया। लेकिन फिर वही सवाल है कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, लेकिन देश के भीतर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी क्षेत्र को लेकर है, वह सब कुछ अडानी चलाते हैं। और इस साम्राज्य के भीतर में क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीतिक पहचान उन दायरे में चुटकी भर है? और यही वो ताकत है जो किसी कॉरपोरेट को किसी देश के भीतर में इतना मजबूत बना देती है कि वो कॉरपोरेट चाहे तो जिसे सत्ता में लाए और जिसे सत्ता में ना लाए। क्या ऐसी स्थिति एक वक्त अंबानी की भी थी? और क्या अडानी को इस रूप में खड़ा किया गया? लेकिन होते होते राजनीतिक तूल पकड़ते पड़ते और बीते 9 साढ़े 9 बरस बीतते बीतते हर किसी को जब समझ में आने लगा कि हर क्षेत्र में मौजूदगी है, तो वो क्षेत्र और क्या हो सकते हैं। हमें लगता है वो पूरी की पूरी फहरिस्त जो हम आपसे पढ़ रहे हैं, सोचिए डाटा सेंटर, इस देश के भीतर में इंटरनेट इकोनॉमी हो, स्मार्टफोन सब्सक्राइबर हो, मोबाइल डाटा ट्रैफिक हो, एंड टू एंड यानी पावर वैल्यू चेन जो होती है वह पूरा का पूरा हो, जिसमें जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। यह पूरा डाटा सेंटर भी अडानी अपने तौर पर इस पे काम कर रहे हैं।
जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन है उस दिशा में भी बढ़ चुके हैं। यहां तक कि आपके घर के भीतर में हाउसिंग फाइनेंस यानी होम लोन लेना हो, किसी संपत्ति को बेचना और संपत्ति के लेकर लोन लेना हो, यहां तक कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देने की स्थिति में भी अडानी आ गए हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट अछूता पड़ रहा है, इसको आप जरा जहन में अपने रखिए और सोचिएगा। यहां तक कि जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी जिक्र होता है, उसमें हर चीज से आपका जुड़ाव होगा। आप चीजों को क्रिएट तो कीजिए, यानी जो भारत सरकार जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी शख्स को ना दिला पाए, उस दिशा में अडानी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश पर छाया हुआ है। वो पोर्ट हो, वो रेल हो, वो रोड हो या एयर हो, सभी का बेनिफिट अगर आप इंडस्ट्रियल तरीके से चीजों को डेवलप करना चाहते हैं तो वो तैयार हैं। उसमें पावर भी होगा, लैंड भी होगा, वाटर भी होगा, गैस भी होगा। आपको फेशियल बेनिफिट कैसे मिलना है, आप इवेंट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हर चीज की सुविधा, हर चीज की मौजूदगी होगी और बिजनेस सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। इसको उन्होंने मुंद्रा पोर्ट पे भी चीजों को क्रिएट किया है, जिसमें बकायदा बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, कस्टम डिपार्टमेंट की भी मौजूदगी वहां पर है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी वहां से आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी है और लॉजिस्टिक भी वहां पर मौजूद है। यानी इस देश की सरकार जो एमएसएमई में नहीं कर पाई, जो स्टार्टअप में नहीं कर पाई, उस दिशा में कई कदम अडानी बढ़ चुके हैं। तो इस देश के भीतर का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जिस शख्स ने संभाला हुआ है और उसके जो पिलर बने हुए हैं, मौजूदा वक्त में वो पिलर और वो चेहरा साथ नजर नहीं अगर आना चाहते हैं, तो क्या यह इस देश में सब कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है? ये पहला सवाल है। ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या अगर इसका कच्चा चिट्ठा खुल जाए तो 2024 की राजनीतिक सत्ता को बचाना क्या इसीलिए मोदी के लिए जरूरी हो गया है? इस दौर में राजनीति को साधते साधते कहीं एक पॉलिटिकल नेक्सस, जो कल तक क्रोनी कैपिटलिज्म के तौर पर जाना जाता था, बात उससे आगे निकल गई है। उसने सिस्टम के भीतर भी अपने आप को परिभाषित करना शुरू कर दिया है और यही वो परिस्थिति है जो इस दौर में सत्ता को डरा रही है, कॉरपोरेट को डरा रही है, जो साथी और सहयोगी कॉरपोरेट हैं उनको भी डरा रही है। या ये कहा जाए कि जी नहीं, पहले क्रोनी कैपिटलिज्म था, इस दौर में तो प्रधानमंत्री मोदी के दौर में बहुत ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ होता है। और अभी तक तो यही माना जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता जो कहती है ट्रांसपेरेंसी के साथ करती है। ईडी का इस्तेमाल हुआ तो ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ, मामला चाहे सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों नहीं गया। सीबीआई हरकत में आई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हरकत में आया, ट्रांसपेरेंट था। कोई करप्ट है लेकिन वो साथ में आकर खड़ा हो जाए तो वो करप्ट नहीं रहेगा, यह भी ट्रांसपेरेंट था। लेकिन फिर वो क्या चीज है जो अडानी साथ नहीं आएंगे वाइब्रेंट गुजरात में और हमारे साथ इस दौर में कोई तस्वीर नहीं खींची जाएगी? फिर किस बात का डर है? डरा हुआ कौन है? देश के प्रधानमंत्री को डर है या अडानी को अपने साम्राज्य का डर है, या फिर राजनीतिक सत्ता का ही वो साम्राज्य है इसीलिए उसके ढहने का डर है? डर किस बात का है? जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से इस देश के भीतर में साधा गया है तो फिर डर क्यों होना चाहिए? क्योंकि इतना ही नहीं, जब आप इसके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे जो अडानीज ने क्रिएट किया, उसमें स्कूल भी है, मॉडर्न स्कूल्स हैं, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, मेडिकल रूम है, आर्ट स्टूडियो है, लैंग्वेज लैब है, स्पोर्ट्स है, सीबीएसई का करिकुलम चलेगा, सब कुछ तो मौजूद है। क्या इस देश में सरकार बता सकती है कि उसने कोई मॉडल स्कूल इस तरीके का बनाया है? क्या वो बता सकती है किसी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से क्रिएट किया गया है? नहीं किया गया है। क्या सरकार बता सकती है किसी भी सरकारी विभाग के भीतर किसी भी पीएसयू को इतना मॉडर्नाइज किया गया है? नहीं किया गया है। तो क्या यह कहा जाए कि प्राइवेट सेक्टर ही काम करता है और सरकारी सेक्टर काम नहीं करता है? और अगर सरकारी सेक्टर काम नहीं करता है तो फिर सरकार की जरूरत क्यों है? और अगर सरकार की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि हम काम नहीं करेंगे, हम उस काम को किसी दूसरे को सौंप देंगे, वह काम करेगा और इस देश को फायदा और मुनाफा होगा, तो फिर घबराहट किस बात की है? तब तो खुले तौर पर उनको निमंत्रण और आमंत्रण बेचना चाहिए कि आप ही के जरिए तो यह देश चल रहा है। फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल दरअसल यह है कि इस देश में एक संविधान है, एक कानून का राज है, एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति है जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मौजूदगी है। उसमें बैंकों की भूमिका क्या होगी यह भी जिक्र है
और उसमें अलग अलग जांच एजेंसियों की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह भी जिक्र है। तो क्या यह सारी चीज इस दौर में खत्म की गई और एक नए साम्राज्य को डेवलप किया गया, इसीलिए यह घबराहट है? लेकिन दोष दिया किसे जाए? राजनीतिक सत्ता को जिसे जनता ने चुना, या राजनीतिक सत्ता के जरिए जो कॉरपोरेट को चुना गया उसको देंगे दोष? या फिर इन चीजों को उलट क्यों नहीं दिया जाए भारतीय समाज के भीतर कि अब जनता किसी कॉरपोरेट को ही चुन लेगी और उसी के जरिए इस देश को चलाने की स्थिति लाकर खड़ा करेगी? क्योंकि सच तो यह भी है कि मोदी सत्ता इस दौर में ब्यूरोक्रेट्स पर ज्यादा निर्भर है और राजनीतिज्ञों की कोई पूछ नहीं है वहां पर। यहां तक कि जो मंत्री अपने डिपार्टमेंट को संभाले रहते हैं, उनसे ज्यादा वहां पर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, उनसे काम चल जाता है। और खुद सरकार के भीतर भी अगर आप देखिएगा तो इस दौर में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ब्यूरोक्रेसी से निकले हुए हैं। इस दौर के भीतर में विदेश मंत्री जयशंकर ब्यूरोक्रेसी से निकल कर आए हैं। पेट्रोलियम मंत्री या हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ब्यूरोक्रेसी से निकल कर आए हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ब्यूरोक्रेसी से निकल कर आए। तो एक लंबी फहरिस्त है। नौकरशाही के हिसाब से देश चलाना है और कॉरपोरेट के हाथों में सब कुछ सौंप देना है। तो इस देश को चला कौन रहा है? कहीं आप इस उलझन में तो नहीं आ गए? या इस देश को चलाने की पूरी प्रक्रिया के भीतर में राजनीतिक सत्ता कहीं बिचौलिए के तौर पर खड़ी तो नहीं हो गई? ये सारे सवाल नहीं है, मौजूदा वक्त में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई होने वाला सच है। और जब हम आपसे इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लिविंग रेजिडेंशियल टाउनशिप जो मुंद्रा की है, मुंद्रा पोर्ट की, हमको लगता है वो समझना चाहिए। वहां पर इन्होंने वहां पर टाउनशिप बनाई एक समुद्र के नाम पर 255 हेक्टेयर में। शानदार घर है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। तो उन्हीं को क्यों ना सौंप दिया जाए ये सारा काम कि आप चीजों को डेवलप कीजिए। और वाइब्रेंट गुजरात को लेकर अडानीज की मौजूदगी इस दौर में ना होना और ये पूरा का पूरा बेबी जो है जिन दिमागों से निकला हुआ हो और जहां से निकला हो, उनको दूर रहने का निर्देश जारी करना कि आपकी मौजूदगी यहां नहीं होनी चाहिए, ये मैसेज मौजूदा वक्त में उस इकोनॉमिक नेक्सस का कहीं एक ऐसी परिस्थिति को पैदा तो नहीं कर रहा है जहां पर लग रहा हो कि वाकई 2024 में अगर राहुल गांधी इन चीजों को लगातार राजनीतिक तौर पर डेवलप करते चले जा रहे हैं, जो वह रायपुर के भाषण में बोलते हैं, जयपुर के भाषण में बोलते हैं कि मैंने अडानी और मोदी के रिश्ते का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिश्ते क्या हैं, तो मेरी सदस्यता चली गई। कोई जवाब देता नहीं है। अगर यह इशू इस देश में बड़ा होता चला गया और 2024 में राजनीतिक सत्ता पलट गई, तो क्या वाकई जो सत्ता में आएगा वो इस साम्राज्य को ढा देगा और नए तरीके से इस देश में पब्लिक सेक्टर डेवलप होगा, या फिर वो ये कहेगा कि जी नहीं, कॉरपोरेट में स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, जैसे राजस्थान में अडानीज को जब लाइसेंस दिया गया एनर्जी के लिए, जो विंड एनर्जी के नाम पर था और गहलोत सरकार ने दिया, तब राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि देखिए ये आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता है। तो क्या ऐसी स्थिति उस दौर में भी आ जाएगी और साम्राज्य बच जाएगा? या फिर इस दौर में लगने लगा है कि चुनाव की जीत हार तो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है, तो उनके साथ तो हम खड़े ही नहीं है, तो अडानीज को छूने की क्या जरूरत है? अडानीज तो कॉरपोरेट के जरिए उनको जिसने हथियार औजार बनाया बना लिया। एक दौर में कांग्रेस ने अंबानीज को भी बनाया था, इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल यह है कि इस देश को लेकर इस दौर की राजनीति ने जो पाठ पढ़ाया है वो दो ही पाठ है। एक पाठ सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी का है, मैं हूं, मैंने जो कहा, मैं जो सोचता हूं वही नेशनलिज्म है, वही इस कंट्री के लिए हितकारी है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि मास लेवल पे और ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग, इस देश में रोजगार देने की परिस्थिति, इस देश के भीतर में एक हाथों में सब कुछ ना सौंपने की परिस्थिति, और मैं भी आप ही लोगों के बीच से एक हूं, यह दूसरी सोच है। इन दो सोच के बीच भारत आकर खड़ा हो गया है और शायद इसीलिए जिस वाइब्रेंट गुजरात को लेकर इस देश के सामने मॉडल रखा गया, अब उस मॉडल के लोगों को छुपने और छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप सिर्फ यह सोचिए और हो तो जवाब भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।